आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इस घटना को वो पूरे 7 साल बीत चुके हैं और इंसाफ आज भी एक उम्मीद बना हुआ है। एक ऐसी उम्मीद जो एक मासूम की वो आवाज़ लगती है जो शायद मदद के रूप में पूछी थी, पर अफसोस कोई उसकी मदद उस दिन नहीं कर पाया। कैसे पुलिस की लापरवाही की वजह से ये केस आज तक नहीं सुलझ पाया। 2018 की एक आम सुबह नेपाल के कंचनपुर जिले की भीमदत्ता नगर पालिका छोटी सी गली और खेतों से घिरी बस्ती में एक 13 साल की लड़की अपने घर से अपने दोस्त के घर के लिए निकली। वैसे तो वो दिन हर रोज की ही तरह था, लेकिन उस दिन जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसने पूरे नेपाल के लोगों को हिलाकर पट दिया। निर्मला के पिता यगराज पंता ने परिवार से दूरी बना ली थी। कई साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी दुर्गा देवी और 3 बेटियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उनको एक बेटा चाहिए था। सोचिए, पिता के छोड़े जाने के बाद एक माँ कैसे जोखिम उठाती। दुर्गा देवी रोज नेपाल और भारत की सीमा पार करके उत्तराखंड जाया करती थी, छोटे मोटे सामान और स्मगलिंग गुड्स लेकर, क्योंकि वो अकेली महिला काम करके अपने 3 बच्चों के लिए अच्छा जीवन दे सके। वहीं भारत और नेपाल की सीमाओं का ये छोटा सा इलाका अपने इतिहास, संस्कृति और यहाँ की कठिन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। दोनों देशों की झलक यहाँ देखने को मिलती है। निर्मला रह की सबसे बड़ी बेटी नहीं थी। वो अपनी बड़ी बहन मनीषा और छोटी बहन सरस्वती की मदद के साथ माँ के पानीपुरी स्टोर पर भी हाथ बटाया करती थी। निर्मला एक साधारण सी 9th क्लास के स्टूडेंट थी जो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे नेपाल की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शॉक कर दिया। सुबह जब निर्मला घर से निकली तो वो दिन उसकी जिंदगी और पूरे इलाके के लोगों की संवेदनाओं को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 26 जुलाई 2018 की सुबह निर्मला अपनी दोस्त रोशनी वाम के घर पढ़ाई करने और समय बिताने सुबह लगभग 11 बजे अपनी साइकिल से निकली थी। अक्सर इस उम्र में हम भी अपने फ्रेंड्स से घर जाते थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने न केवल उसके परिवार को हिला दी, बल्कि पूरे नेपाल और आसपास के भारत नेपाल क्षेत्र में लोगों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। 3 से 4 घंटे रुकने के बाद वो अपनी फ्रेंड के घर से दोपहर के लगभग 3 बजे अपने घर के लिए निकली। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बस 1.5 किलोमीटर की दूरी में ये सब घट सकता है। 26 जुलाई 2018 की शाम जब सूरज ढलने लगा और निर्मला घर नहीं लौटी, तब दुर्गा देवी का दिल बेचैन हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी हमेशा से समय पर घर लौटती थी। पहले तो माँ ने सोचा शायद रोशनी की घर पर देर हुई हो, लेकिन जब रात के 8 बजे तक कोई खबर नहीं आ रही तो चिंता और बढ़ गई। सबसे पहले दुर्गा देवी रोशनी वाम के घर गई, पर वहां जो देखा उसने उन्हें हिला कर रख दिया। रोशनी और उसकी बहन बबीता वाम का व्यवहार अजीब और ठंडा था, और जब दुर्गा देवी ने घर में ढूंढने के लिए बोला तो उन बहनों ने मना कर दिया। बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बबीता ने यहाँ तक कह दिया कि शायद वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। सोचिए, 13 साल की लड़की के गायब होने की खबर सुनकर ही कोई इतना बेफिक्र कैसे रह सकता है, जबकि वो खुद भी एक लड़की। और यहीं से कहानी में पहला शॉकिंग मोड़ आया। दुर्गा देवी ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन पुलिस ने कोई भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि निर्मला पाव भी गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो पुलिस ने 24 घंटे इंतजार करने को कहा। उस समय पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद खट्टा केस को सीरियस लेने के बजाय बियर की रहे थे। सोचिए, एक माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए मदद मांगने आई है और सामने वाला इंस्पेक्टर बेपरवाह और गैर जिम्मेदार बैठा। इस छोटी सी गलती ने पूरे केस के शुरुआती एक्शन को ही खराब कर, और अब बहुत देर हो चुकी थी। 27 जुलाई की सुबह स्थानीय लोग और पुलिस ने मिलकर तलाश शुरू की। केवल कुछ ही घंटे बाद एक लोकल आदमी को निर्मला की साइकिल एक गन्ने की खेत में पड़ी मिली। उसी के कुछ समय बाद निर्मला की दीपक नेगी नाम की एक आदमी को गन्ने के खेत में रोशनी के घर से 500 मीटर की दूरी पर बिना किसी हालत में मिली थी। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। अब कहानी ने देशव्यापी दुख पैदा कर दिया। यह दूरी जो इतनी छोटी और सामान्य लगती थी, उसी में इतनी भयानक घटना घट चुकी थी। तो फिर परिवार के लोग गुस्से से भर गए, क्योंकि पिछले ही दिन जब वो पुलिस के पास गए थे तो पुलिस की कोई ठोस एक्शन न लेने की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली के एक मेंबर को हमेशा के लिए खो दिया। और इसकी लापरवाही ने परिवार और समाज के लोगों को और क्रोधित कर दिया। सो उसके बाद उसकी फैमिली ने सब लेने से मना कर दिया, क्योंकि अब हर कोई जानना चाहता था कि ये हुआ कैसे और क्यों। ये सिर्फ एक लड़की की हत्या का मामला नहीं था। जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसके कपड़े वहाँ नहीं थे और उसकी बॉडी पानी में डूबी। उसके हाथ, गले और चेस्ट पर बहुत फोटो के निशान थे जो और स्टेबिलेशन की तरफ इशारा करते थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निर्मला का पहले हुआ, लेकिन 3 दिन बाद भी जब पुलिस प्रक्रिया एकदम सुस्त नजर आई थी,
और उसके हथियारों को नहीं पकड़ पाई। जहां हर नया सस्पेक्ट, हर डीएनए टेस्ट, हर पुलिस स्टेप सिर्फ नए सवालों को जन्म देता गया। और इतना ही नहीं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के समय एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो कि निर्मला की ही थी। जब वो पुलिस वालों को मिली थी तो सब कुछ पानी में मर्ज था। उसमें तुम देख सकते हो कि कैसे पुलिस कांस्टेबल चांदनी इसी पानी में निर्मला के ट्राउजर को धोकर उनसे बॉडी को कवर कर रही। तो यहाँ पर घटना स्थल को प्रिजर्व करने के बजाय उस जगह को पूरी तरह से कंटेमिनेट कर दिया गया। एविडेंस कलेक्ट करने के दौरान ना तो सर्विस डॉग्स हायर किए गए और ना ही कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिस व्हीकल से निर्मला की बॉडी को हॉस्पिटल ट्रांस किया गया था, उसमें पुलिस ने उसके ट्राउस तक छोड़ दिए थे, जिससे ऑब्वियसली डीएनए फर्दर डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके चलते लोग चाहते थे कि निर्मला को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषी पकड़ा जाए, ताकि कोई भी लड़की अपने घर से अकेले निकलना भूल न जाए और समाज में ऐसे तहखाने न बन जाए कि भी लड़की बस आजादी को नाम मात्र से ही जाए। इस सब के बावजूद भी सीनियर ऑफिसर लेट आए। उन्होंने लेट रिएक्ट किया। उस टाइम जो कंचनपुर पुलिस के चीफ एंड सुपरिटेंडेंट थे दिल्ली राज बिस्ट, वो भी 4 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। इस सब के बावजूद कि पूरा नेपाल एक 13 साल की लड़की के लिए जस्टिस की मांग कर रहा। जैसे ही निर्मला की बॉडी मिली, नेपाल के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब आया जब पुलिस ने पहला सस्पेक्ट 40 साल के दिलीप सिंह बिस्ता को प्राइमरी एक्यूज्ड बताकर गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस ने इस अरेस्ट को फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया। फिलहाल पुलिस का तर्क था कि दिलीप ने पूरा क्राइम डिस्क्राइब किया, जो बिल्कुल उसी तरह था जैसे निर्मला के साथ हुआ। सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई। लोगों को पहले ही भरोसा नहीं था कि यह आदमी इतना क्राइम कर सकता है। लोगों का मानना था कि अगर उसने किया भी तो उसमें इतना दिमाग नहीं होना चाहिए कि वो एक एक करके सारे एविडेंस मिटा दे, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। तो लोगों को लगा कि पुलिस उसको बदी का बकरा बना के इस केस को क्लोज करना चाहती है। इसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। तभी इस प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने ओपन फायर पब्लिक में मौजूद लोगों पर गोलियां चला दी, तो लगभग 8 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एक 14 साल का बच्चा सनी खन्ना की जान चली गई। ये सब होने के बाद पब्लिक और ज्यादा भड़क थी, क्योंकि अभी तक कुछ भी सही से नहीं हुआ था, बल्कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनकी जानें भी खतरे में पड़ रही थी। तो अब सबका ध्यान था बस डीएनए टेस्टिंग पर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला के वैजाइनल स्वैब में दिलीप के डीएनए मौजूद नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डीएनए मैच क्यों कराया जा रहा था। वो इसलिए कि निर्मला हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो डीएनए वहां पर छूटना चाहिए था, लेकिन दिलीप से वो मैच नहीं। लेकिन पुलिस यहाँ पर ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये क्राइम दिलीप ने नहीं किया। अब हर कोई बस 2 ही लोगों को ब्लेम कर रहा था इस केओस के लिए, सुपरिटेंडेंट पुलिस दिल्ली राज बिस्ता और इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्टा। सबका यही सवाल था कि इन्होंने इतने सीरियस केस के एविडेंस मिटने कैसे दी, और निर्मला की बॉडी मिलने पर भी इन लोगों ने इतना लेट रिएक्ट क्यों किया। और इतना ही नहीं, जब लोगों को ये बात पता चली कि दिल्ली राज बिस्ता ने निर्मला के फादर यगराज पंता पर उनकी बेटी की बॉडी को क्रीमेट करने का प्रेशर डाला था, तो सब समझ गए कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। इन दोनों को ही इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरतने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जॉब से निकाल दी, और ये दोनों भी मेन सस्पेक्ट बन गए। तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली राज बिस्ता इस केस में एक इम्पोर्टेंट सस्पेक्ट कैसे बनी। रोशनी अकेली ऐसी इंसान थी जिसने निर्मला को आखिरी बार देखा था। जब दुर्गा देवी बेटी के बारे में पूछ रही थी तो रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। इन दोनों की बात सुनकर रोशनी की बहन बबीता उन पर गुस्सा करते हुए बोली थी कि उसको ढूंढना उसकी बहन का काम नहीं है। इस बात पर दुर्गा देवी का शक जायज था, और फिर बबीता बाम के बारे में लोग पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो 2 बार एक ही लड़की के साथ गई थी। उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। फिर नहीं, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक माँ जब बेटी के बारे में पूछने आई है, और फिर इतना सीरियस मैटर भी हो, तो कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि अपने बच्चे की खबर ना मिलता मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ कर देता है। जबकि तुम खुद एक लड़की। इन दोनों बहनों के साथ जो ये पूरा इंटरेक्शन था, ये इतना ज़्यादा वियर्ड था। अगर वो उस दिन उनको घर में आने देते तो बहुत कुछ सॉल्व भी हो सकता था, लेकिन ये सब बस उलझता गया हर तरफ से। कुछ लोगों का ये मानना था कि सुपरिटेंडेंट दिल्ली राज बिस्ता के बेटे किरण बिस्ता और बबीता के बीच कुछ रिश्ता था, लेकिन इस सब का प्रूफ पुलिस के पास भी नहीं था। निर्मला के पिता का कहना था कि सुपरिटेंडेंट दिल्ली राज बिस्ता को उनकी बेटी के बजाय बाप सिस्टर्स को लेकर ज्यादा कंसर्न। इन्हीं सारी चीजों की वजह से बहुत सारे लोगों का कंसर्न बिस्ता और उनके बेटी को लेकर बढ़ रहा था, जिसके चलते इन दोनों का भी डीएनए टेस्ट करा गया। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा निर्मला की दोस्त रोशनी वांग के बारे में, जिसके घर उस दिन निर्मला पढ़ाई करने के लिए गई थी। लेकिन निर्मला के वैजाइनल स्वैब से मैच न होने के कारण बाम सिस्टर्स को भी छोड़ दिया गया था, और फिर से केस वहीं आकर खड़ा हो गया।
जनता का गुस्सा बढ़ता गया। सड़कों पर प्रोटेस्ट, नारे और लोकल मीडिया की कवरेज ने पूरा नेपाल हिला कर रख दिया। पुलिस के खिलाफ जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज उठना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद नेपाल की जस्टिस सिस्टम धीरे धीरे जनता और परिवार के ट्रस्ट को खोती है। और यही वो पॉइंट था जहां सबको एहसास हुआ कि ये केस सिर्फ एक सिंपल क्राइम स्टोरी नहीं है। ये केस बन गया था नेपाल की पुलिस, जस्टिस सिस्टम और जनता की उम्मीदों के बीच की लड़ाई। जैसे ही केस कोर्ट में गया, ये समझ आया कि नेपाल की जस्टिस सिस्टम सिर्फ लैक ऑफ मैकेनिज्म नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम की कमजोरी और लालफीताशाहियों का पूरा पैकेज थी। निर्मला के परिवार ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने की कोशिश शुरू की। दुर्गा देवी और यगराज ने 35 घंटे की लंबी यात्रा करके काठमांडू में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश। प्रेसिडेंट ने तो उस दिन मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली निर्मला के पेरेंट्स से मिले और उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी बेटी के हत्यारे या हत्यारों को सजा जरूर मिले, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना। वहां उन्हें सिर्फ प्रॉमिस मिला, कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं। यही वो पॉइंट था जब दुर्गा देवी ने खुद तय किया कि सिर्फ आवाज उठाना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। फिर पुलिस ने अगले कुछ महीनों में प्रदीप रावल और विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने निर्मला की हत्या की। फिर से मिसमैच, हर बार नया सस्पेक्ट, नया अरेस्ट और नया डीएनए टेस्ट, और अधिक उलझन और निराशा लेकर आता गया। इस बीच लोकल मीडिया और सोशल मीडिया ने लगातार केस को हाईलाइट किया। लोग हर जस्टिस मीटिंग और पुलिस एक्शन पर नजर रख रहे थे। लेकिन असली ट्विस्ट आया जब दुर्गा देवी ने 2018 में 8 पुलिस अधिकारियों की एफआईआर की। और ये वही लोग थे जिन्होंने क्राइम सीन को कंटेमिनेट किया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, डीएनए और सबूत को खराब किया। कोर्ट केस के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बना डीएनए और फॉरेंसिक एविडेंस। दिलीप सिंह रिश्ता, प्रदीप रावल, विशाल चौधरी, लगभग 120 लोग, जिसमें हर किसी का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन निर्मला के वेजाइनल स्वैब से कोई भी मैच नहीं हुआ। यहाँ पर यह केस सिर्फ एक लड़की की हत्या का केस नहीं रहा, ये केस बन गया था पुलिस की नेग्लिजेंस, सिस्टम की कमजोरी और सच्चाई को दबाने की कोशिशों की कहानी। निर्मला की मौत के 7 साल बाद भी असली गुनहगार अभी तक बाहर घूम रहा है। हर नई रिपोर्ट, हर नई जांच में ये स्पष्ट हो गया कि सिस्टम के लोगों ने इंसाफ की राह को हमेशा के लिए रुकवा दी। और यही वो सच्चाई है जिसे हम सबको समझना चाहिए। ये केस जस्टिस की लड़ाई है, ये परिवार की उम्मीद, नेपाल की पुलिस और कोर्ट सिस्टम की परीक्षा। 2019 में दुर्गा देवी का ब्लड सैंपल लिया गया, ये देखने के लिए कि वो निर्मला के डीएनए प्रोफाइल से मैच करेगा या नहीं। थैंकफुली वो मैच हुआ। इतना तो सब हुआ कि वो डीएनए सैंपल निर्मला का ही था। और अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही बना हुआ है कि असली गुनहगार कौन था, जिसने एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की थी। वो इतने सालों के बाद भी नॉर्मल घूम रहा होगा। हमने देखा नहीं कैसे सिस्टम फेल हुआ, कैसे पुलिस ने गलत निर्णय ली, कैसे लोकल लोग और माता पिता ने जुझारूपन दिखाया। निर्मला का केस हमें ये याद दिलाता है कि सत्य और इंसाफ की लड़ाई कभी आसान नहीं, लेकिन ये भी साबित करता है कि आवाज़ उठाने से फर्क पड़ता है। हर प्रोटेस्ट, हर छोटी आवाज़, हर पोस्ट, हर माँ, ये सब सिस्टम को सुधारने का पहला कदम हो सकता है।